प्रश्न नंबर 1, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कुल 639 यानी 639 होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। दोस्तों, ये कूल्हे की मांसपेशी होती है, जबकि सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस होती है। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है शरीर के भार का 7% होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मानव रक्त यह तरल संयोजी उत्तक होता है। मनुष्य में रक्त जो होता है वो कुल भार का 7% होता है। बात करते हैं मनुष्य के रक्त के बारे में। दोस्तों, मनुष्य का रक्त ये इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है, जबकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है यानी पीएच मान 7.4 होता है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बन चुका है कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जबकि स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। दोस्तों, एक टर्म मैंने यूज किया पीएच। दोस्तों, पीएच क्या होता है? दोस्तों, पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की क्षमता। इसकी खोज सोरेनसन महोदय ने की थी। दोस्तों, पीएच वैल्यू क्या होता है? किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए जिस पैमाने या जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। दोस्तों, अगर पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं, इसमें बीच में 7 होता है। अगर 7 से कम मान हुआ तो वह प्रकृति अम्लीय होगी। यदि 7 से अधिक स्केल बढ़ता है तो वह क्षारीय होगा, जबकि जो 7 होता है वह उदासीन होता है। दोस्तों, शुद्ध जल यानी पीने योग्य पानी का जो पीएच मान होता है 7 होता है। ब्लड का 7.4 होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, आरबीसी की संख्या किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में होता है, जबकि एक भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण होता है यकृत या पीला में होता है। दोस्तों, बात करते हैं हीमोट्यून की। हीमोट्यून ये हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लोह यौगिक होता है। बात करते हैं स्टेथोस्कोप की। दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो होता है हृदय व फेफड़ों की ध्वनि सुनने में तथा रोगों के लक्षण पता करने में डॉक्टरों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्पिग्नोमीटर इसका प्रयोग धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है? तो दोस्तों, हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। हेपरिन नामक प्रोटीन यकृत से उत्पादित होता है। यह शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, यानी इसका कार्य क्या होगा? शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकना। एक क्वेश्चन और बनता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? तो दोस्तों, फाइब्रोजोनन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, मनुष्य पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य पित्तरस का यानी बाइल जूस का पीएच मान 7.7 होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, पित्तरस का जो श्रवण होता है वो लीवर से होता है, जबकि इसका संग्रहण जो होता है वह पित्ताशय में होता है, यानी गाल ब्लैडर में होता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट डिटेल में जानते हैं। पित्ताशय जो कि गाल ब्लैडर कहलाता है, वह नाशपाती के आकार की थैली होती है। इसमें यकृत द्वारा निकला रस यानी पित्त रस का संग्रहण होता है। बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। यह हरे रंग का क्षारीय पदार्थ होता है। दोस्तों, पित्त रस जो होता है इसमें 80% जो होता है वो वाटर होता है, जबकि पित्त वर्णक जो कि 12% होता है और 3% जो होता है अन्य पदार्थ होते हैं। दोस्तों, इसका वर्क क्या है? पित्त रस का वर्क है भोजन को क्षारीय बनाना, विटामिन के का अवशोषण करना तथा भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 6, मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो दोस्तों, मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मनुष्य का हृदय जो होता है
हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोष्ठों यानी 4 सेल्स में चैम्बर में डिवाइडेड होता है। दोस्तों, जो शरीर से हृदय की ओर जो रक्त आता है वो सिराओं द्वारा लाया जाता है, जबकि हृदय से शरीर की ओर जो रक्त ले जाया जाता है वह धमनियों द्वारा लिया जाता है। यानी धमनियों में शुद्ध रक्त होता है जबकि सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों, पोलियो के टीके की खोज जॉन्स ई सॉल्क ने की थी। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं इस क्वेश्चन की ऑप्शंस की। रोंटगेन महोदय ने एक्सरे मशीन की खोज की थी, जबकि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड इन्होंने कृत्रिम हृदय परिवर्तन प्रणाली की खोज की थी। दोस्तों, डॉक्टर डोनाल्ड रोज द्वारा मलेरिया के कीटाणुओं की खोज की गई थी। इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यह गोवा की राजधानी पणजी में स्थित है। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक क्यों नहीं भेजा जा सकता? तो दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी के कारण जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक नहीं भेजा जा सकता। यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, रॉकेट में ईंधन को जलाने के लिए अंदर में ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था होती है, परंतु जेट प्लेन में ईंधन जो कि केरोसिन होता है जिसे जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, इसलिए जेट विमान को रॉकेट के समान अधिक ऊंचाई तक नहीं भेजा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, सौर सेल का आविष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों, सौर सेल का आविष्कार 1954 में किया गया था। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, 1954 में सौर सेल बनाया गया था। सौर सेल सौर प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। दोस्तों, सौर सेल लगभग 1% सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, डाप्सन इकाई का प्रयोग ओजोन परत की मोटाई मापने में किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वायुमंडल में स्थित किसी गैस की मात्रा मापने में डाप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है, इसलिए वायुमंडल में स्थित ओजोन गैस को भी डाप्सन इकाई में मापा जाता है। बात करते हैं ओजोन गैस के बारे में। दोस्तों, ओजोन गैस को O3 के रूप में डिनोट किया जाता है। दोस्तों, ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारे समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में ओजोन परत पाई जाती है। इसे ओजोन लेयर भी कहते हैं। दोस्तों, ओजोन लेयर जो होती है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग प्रस्रवित रंगों का उपयोग करके समुद्र के भीतर डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन से ऑप्शन के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं ऑडियोमीटर का। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है इससे। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच की जाती है, जबकि फेदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। नंबर 13, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाना अपकेंद्रीय बल के कारण संभव है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अपकेंद्रीय बल न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। इसमें बल की दिशा जो होती है वो सेंटर से बाहर की ओर होती है, यानी केंद्र से बाहर की ओर होती है। इस नियम पर आधारित सामान्य जीवन में उदाहरण जैसे वॉशिंग मशीन का कार्य करना, दूध से मक्खन निकालना आदि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14, किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच निम्नलिखित में से
किस स्थिति का अनुसरण करेगा? तो दोस्तों वह उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों किसी उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच या कोई भी पदार्थ होगा वह उपग्रह की गति का अनुसरण करेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो दोस्तों जलते हुए विद्युत बल्ब का तंतु का ताप जो होता है वो 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें विद्युत धारा प्रभावित किए जाने पर तंतु का ताप 1500 से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊर्जा का 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह के मिशन से संबंधित है? तो दोस्तों नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी यह शनि ग्रह से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उसके उपग्रह के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित एक रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। दोस्तों बात करते हैं नासा के बारे में। दोस्तों नासा की फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में नासा कहते हैं। इसकी स्थापना 25 जुलाई 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में स्थित है। दोस्तों बात करते हैं शनि के बारे में। दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला जो हमारा सैटेलाइट है वो शनि है। इससे पहले यह बृहस्पति के पास था, बट अब बृहस्पति के पास 79 नेचुरल सैटेलाइट हैं, जबकि शनि के पास 82 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। मुझे आशा है आपको ये सभी जानकारी हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, भौतिकी के किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों भौतिकी की जिस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है उसे क्वांटम मैकेनिज्म कहते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों क्वांटम मैकेनिज्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, भारी जल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों भारी जल का आविष्कार यूरे तथा वॉशबर्न महोदय ने 1932 में किया था, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों भारी जल यानी D2O जिसे ड्यूटेरियम के ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है, इसकी खोज 1932 में यूरे तथा वॉशबर्न महोदय ने किया था। भारी जल 38 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। साधारण जल के लगभग 7000 भागों में 1% भाग होता है वो भारी जल होता है। दोस्तों न्यूट्रॉन मंदक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्कोहल और पेट्रोल जब साथ में मिल जाते हैं उसे पावर अल्कोहल कहा जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों अल्कोहल और पेट्रोल जब साथ में मिल जाते हैं वह पावर अल्कोहल कहलाते हैं। यह वैकल्पिक प्रश्न नंबर 19, अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अल्कोहल और पेट्रोल जब साथ में मिल जाते हैं उसे पावर अल्कोहल कहलाते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों पावर अल्कोहल यह ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। दोस्तों अल्कोहल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -115 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पारा का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए ठंडे प्रदेशों में तापमान मापने में पारे के बदले अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, पराबैंगनी किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक यानी पिगमेंट क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेंथोफिल कहलाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों जेंथोफिल पादपों को पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्रदान करता है। दोस्तों बात करते हैं पराबैंगनी किरण यानी अल्ट्रावायलेट रेज की। दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज की खोज रिटर महोदय ने की थी। अल्ट्रावायलेट किरणें होती 3 प्रकार की होती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी तथा अल्ट्रावायलेट सी। जो इसमें सबसे घातक होती है अल्ट्रावायलेट यानी यूवीसी किरणें जो होती है सबसे घातक होती है, परंतु ये धरती तक आने से रोक ली जाती है। किसके द्वारा रोक ली जाती है? ओजोन लेयर द्वारा रोक ली जाती है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे।
दोस्तों आज के लिए आप सभी के लिए होमवर्क है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। प्रश्न है, बसंतीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना होगा। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक